आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश, जो ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अस्वस्थ दशा में भी बड़ी शांति पूर्वक से दिया था और संपूर्ण जनता जिसे मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही थी। आजादी के बाद एक महत्वपूर्ण अध्याय आता है, जेपीजी का आंदोलन। उसी समय देश में आपातकाल लागू हुआ था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस वक्त छात्र और नौजवान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। 5 जून 1974 की शाम पटना के गांधी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों की अति उत्साहित भीड़ भरी जनसभा में देश की बिगड़ती हालात, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, बेकार शिक्षा पद्धति और प्रधानमंत्री द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का विस्तार से उत्तर देते हुए जयप्रकाश नारायण ने जनसाधारण को पहली बार संपूर्ण क्रांति के लिए आह्वान किया। सभा का प्रारंभ उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा श्री रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता के वाचन से शुरू हुआ, जो कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने जयप्रकाश नारायण जी पर लिखी। कविता इस प्रकार है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास सभादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उन पर अंकित कर लेता है। अपने भाषण में जेपीजी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी बहुत संघर्ष करना है। भाषण के प्रारंभ में ही वे दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी को याद करते हैं और कहते हैं, आज भाई बेनीपुरी जी होते तो उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द अंगार होते। आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी न रामवृक्ष बेनीपुरी जी। आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपीजी के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी, छात्रों की बात तो सबसे अधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा, जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर फैसला मेरा ही होगा, सबको इस फैसले को मानना होगा। जयप्रकाश जी ने यह भी कहा कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा, पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा, यदि नहीं हो सका तो सब बिखर जाएगा। वे बताते हैं अपने छात्र जीवन के बारे में कि 1921 जनवरी महीने में पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र वे थे, और भी कई छात्र थे उस समय उस कॉलेज में। सभी ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। फिर 1.5 वर्ष पढ़ाई उनकी ठप रही। वे साइंस के छात्र थे, ऐसे में उन्हें फूलदेव साहेब वर्मा के पास भेजा गया। वहां प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करके उनसे कुछ सीख जाएं, इसलिए उन्हें वहां भेजा गया। पर उन्होंने बिहार विद्यापीठ में आईएससी में परीक्षा दी और पास भी हो गए। जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में ये भी बताते हैं कि जब वे छात्र थे, उन्हें अमेरिका जाकर पढ़ने का बड़ा मन था। उनके पिताजी मात्र रेवेन्यू असिस्टेंट थे। उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि वे जेपीजी को अमेरिका भेज सके, पर जेपीजी ने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ सकते हैं, और वे अमेरिका गए। पर यह बात अनेक व्यक्तियों को नहीं भाई, क्योंकि उत्कृष्ट राष्ट्र चेतना के यह बिल्कुल विपरीत था कि वो अमेरिका जाकर पढ़ाई करते। उन्हें अमेरिका का दलाल बताया गया और यह भी कहा गया कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। वहां उन्होंने बागानों में काम किया। जिस समय वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेते थे कि बड़े मजे से खा पी कर बहुत कुछ बचा लेते थे, कुछ कपड़े और कुछ फीस के लिए। बाकी हर दिन 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धोते थे या फिर वेटर का काम करते थे। रात को खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया। होटल में कमरे में भी चारपाई नहीं थी, एक चारपाई थी, उसी पे उनके साथ एक और लड़का था, उनके साथ जो पढ़ता था वो भी सोता था। रजाई भी एक ही थी। उन्होंने यह भी बताया कि जूते साफ करने का भी उन्होंने काम किया, कमोड साफ करने का भी काम किया। तो जयप्रकाश जी जब विदेश में रहकर किन किन कठिनाइयों के बीच में अपनी पढ़ाई को पूरा किया, उन्होंने यह भी बताया अपनी भाषण में। घोर कम्युनिस्ट बन गए थे। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए, क्योंकि जेपीजी स्वतंत्रता के दीवाने थे। वे आज़ादी चाहते थे और उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी, इसलिए वे कांग्रेस से जुड़ गए।
आंदोलन के क्रम में जो सभाएं हुई थी उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की। वे कहते हैं, पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2-3 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दें, क्योंकि वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए 1000 लोग आए हैं। देश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं। कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर आ रहा है, डीजल अपना खरीद करके लेकर आ रहे हैं। जहां तहां रोका है इनको, लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अनायास कोई कारण नहीं। जेपी जी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना है जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। वे इंदिरा गांधी जी की भी चर्चा यहाँ पर करते हैं और कहते हैं, कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं, पुराने मित्र हैं जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अक्ल के मुताबिक। भाषण के क्रम में बापू और जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा भी करते हैं जेपी जी। गांधी जी के लिए कहते हैं, बापू में इतनी महत्ता थी, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे। हमें प्रेम से बुलाकर समझाना चाहते थे, समझाते थे, तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना। जेपी जी फिर नेहरू जी को भी याद करते हैं और कहते हैं कि भाई कहा करते थे वे उन्हें। अपने भाषण में वे नेहरू जी की विदेश नीतियों के विरोध की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय नीति पर उनका नेहरू जी से कोई भेदभाव नहीं था, कोई मतभेद नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए भी वे कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया उन्होंने, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको भी कह दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको आगे दिक्कत होगी। अपने भाषण में जेपी जी राजनीति में करप्शन पर भी बोलते हैं। कहते हैं, इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। जेपी जी चुनाव की पद्धति में बदलाव चाहते थे, एक ऐसा बदलाव जिसमें गरीब उम्मीदवार भी चुनाव में खड़ा हो सके और कम खर्च में जीते और समाज का कल्याण करे, देश का कल्याण करे। अपने भाषण के क्रम में वे कहते हैं, प्रेस रिपोर्टरों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। दरअसल यहाँ दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का सिद्धांत है। जेपी जी चाहते थे देश में कोई राजनीतिक दल ना हो, जो भी ईमानदार और कर्मठ लोग चुनाव लड़ने आए वे सभी मिलकर एक मन से देश का शासन चलाएं। इनमें से न तो कोई सत्ता पक्ष का हो और न कोई विपक्ष। सभी लोग अपनी ऊर्जा देश के विकास में लगाएं, तभी देश का विकास होगा। वास्तव में यही सच्चा लोकतंत्र भी होगा, क्योंकि जब किसी का कोई स्वार्थ न होगा, सब देश की जनता की भलाई में स्वयं को लगाएंगे। इसी कारण मैं देश में दल रहित लोकतंत्री शासन की स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। लेकिन ये विचार पहले के थे और उनके इस विचार को लेकर जनता में काफी भ्रम फैलाया गया। और तब जेपी जी अपने भाषण में कहते हैं, केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मुख्य उद्देश्य में से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। जेपी जी यह भी मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाता है, उसी मात्रा में राज्य का अस्तित्व धूमिल होता जाता है, अंत में स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है। जेपी जी चाहते थे कि जब चुनाव आए, संघर्ष समितियां मिलकर आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करे तथा जो उम्मीदवार खड़ा किए जाएं,
इनमें से किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं बनती तब कोई ऐसा रास्ता खोजा जाए जिसमें आपस में फूट के बिना समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके, एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सके। वे चाहते थे कि इस चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट हो, रोल हो। जनता और छात्रों में संघर्ष समितियों के उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करे। साथ ही विजयी प्रत्याशी की गतिविधियों पर समितियां कड़ी निगाह फैलाएंगी। यदि उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसको त्याग पत्र देने हेतु बाध्य करेंगी। उनका काम मात्र शासन के संघर्ष करना नहीं हो सकता, बल्कि उनका काम समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना हो। इस प्रकार उनके सामने बराबर संघर्ष बना रहेगा। गांव में छोटे अफसर या कर्मचारी की, चाहे वे पुलिस ही क्यों ना हो, घुसखोरी जो चलती है उसे वो रोकना चाहते थे। समितियों का संघर्ष उनके खिलाफ हमेशा जारी रहे, वो ये चाहते थे। साथ ही जिन बड़े किसानों ने बेईमानी और फर्जी बंदोबस्तियां की हैं, उनका भी वो विरोध करते थे। इसी क्रम में वह अपने भाषण में कहते हैं कि गांव में तरह तरह के न्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्याय को भी रोकेंगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। उनकी बातें सुनकर भाषण के बाद लोगों में और लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचारधारा एक तरह से धधक उठी और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया और पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी कभी भीड़ इकट्ठा हुई और न ही कोई प्रेरक भाषण लोगों ने सुना। वास्तव में जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य देश में अराजकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शंखनाद माना जाता है। जेपी जी ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं। इसमें राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति है। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति बनती है और संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। जेपी जी के एक हुंकार से नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। जयप्रकाश नारायण जी घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। आज लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, आज के ये सारे नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर देखने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ जाइए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में सुविधा हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।